नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर गतिरोध के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, समय तय किए जाने पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति बनाना पहली प्राथमिकता। सदन में अमर्यादित व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सख्त चेतावनी। कहा, सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष या विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की ओर जाने पर सदस्य को पूरे सत्र के लिए कर दिया जाएगा निलंबित। सदन में प्ले कार्ड लाने पर भी लगाई पाबंदी। शांति, एकता और सद्भाव देश के विकास के लिए जरूरी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा, समाज में शांति, एकता और सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए निभाएं अग्रणी भूमिका। राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित दोनों मरीजों की हालत स्थिर। उच्च स्तरीय केंद्रीय मंत्री समूह ने की ताजा हालात की समीक्षा। कहा, किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार सरकार। अब तक कोरोना की चपेट में 66 से ज्यादा देश। ईरान में कोई भी भारतीय कोरोना से संक्रमित नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, एक दिन के लिए महिलाओं को समर्पित करेंगे सोशल मीडिया अकाउंट। 8 मार्च रविवार को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष के अवरोध के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखे जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने गतिरोध शुरू कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जो स्थिति अभी सदन में बनी है, उसी के कारण वो दिल्ली हिंसा पर यहां अभी चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके बाद भी गतिरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से आज पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सबकी सहमति से सदन चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सदन के अंदर कोई भी सदस्य अगर इधर से उधर क्रॉस करके किसी की सीट पर जाता है तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। सदन सबकी सहमति से चलता है, सबके सहयोग से चलता है और सदन सहमति और सबके सहयोग से चलता है तो सदन ठीक से संचालित भी होता है। आप लोगों ने तय किया था कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल है, जब कभी विषय होंगे तो हम प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाएंगे। आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने 2 बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर 1, सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। नो, सदन को इसी तरीके से चलेगा। विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड लेकर नहीं आना है। सदन में जो हुआ प्ले कार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना है। नो, अच्छा, आप प्ले कार्ड करके संसद चलाना चाहते हो क्या? संसद की मर्यादा इस तरीके से चलाना चाहते हो क्या?
ये बताओ, अनाउंस करो आप कि हम प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं, मैं आने को अलाउ करूंगा। पढ़ो आप, बोलो आप संसद में प्ले कार्ड को अलाउ कर रहे हो क्या? बोलिए आप, अगर आपसे मदद प्ले कार्ड लेके चलाना चाहते हो संसद, आप प्ले कार्ड लेके संसद चलाना चाहते हो तो आप अनाउंस करो पार्टी की तरफ से कि हम ऐसी संसद चलाना चाहते हैं। तरीका है कुछ नो। विपक्षी दलों की तरफ से दिल्ली में हुई हिंसा पर चर्चा कराने की मांग के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता हालात सामान्य होने और शांति बहाली की है। सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। I would like to put it on record. Yesterday also we had said, हमने ये बताया था कि अगर वो रेस करना है तो रेस करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं था। मैं इतना ही कहता हूं, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर भी जब आप तैयार करते हैं ना, तब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ संसद परिसर से जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं। पंचानन, दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर एक बार फिर से आज गतिरोध देखने को मिला है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब भोजनावकाश के बाद क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? देखिए, कल बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी दूसरे भाग की, और कल से लेकर आज तक जो दिल्ली में हिंसा है उसका जो मुद्दा है विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। उनकी मांग है कि प्रश्नकाल और जो सदन की कार्यवाही है उसको स्थगित करके चर्चा की जाए। सरकार का ये कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, एक बार स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद वो जब भी विपक्ष कहेगा उसके लिए चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इसके चलते जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से कल भी पूरे दिन कार्रवाई नहीं चल पाई थी, सदन को स्थगित करना पड़ा। आज भी सुबह 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में ही ये हाल रहा। और अब जो ये उम्मीद की जा रही है कि क्या 2 बजे ये गतिरोध टूटेगा, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ने पार्टियों को बुलाकर बैठक भी की कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, और उसके लिए सर्वदलीय बैठक जैसी बात भी हुई। और उसमें ये इस बात की कोशिश की गई कि चर्चा कराई जाए, और लेकिन इसके पहले जो बिल है उनका काम भी साथ साथ चलता रहे। लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये सदन बेहतर तरीके से चलेगा, क्योंकि राज्यसभा में कल हमने देखा था कि 2 बजे अवरोध के बीच ही जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की जो बात है, जो संस्थान बनाने की बात है, उस पर चर्चा शुरू हुई थी। मंत्री उसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो एचआरडी मिनिस्टर है वो खड़े होकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद सदस्य सत्यनारायण जटिया वो भी बोले थे, लेकिन उसके बाद फिर कार्रवाई नहीं चल पाई। तो आज भी उम्मीद है कि ये बिल राज्यसभा में फिर से लिया जाएगा, और सरकार की कोशिश है कि इस पर चर्चा हो, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़े। साथ ही साथ पंचानन, लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर तमाम सदस्यों को चेतावनी भी दी है, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई भी सदस्य एक दूसरे की सीट की तरफ नहीं जाएगा, और अगर ऐसा करता है वो तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया जाएगा। जी देखिए, लोकसभा स्पीकर ने इस पर काफ़ी असंतोष भी जताया जो सदन में जो व्यवहार रहा कुछ सांसदों का, और कल भी ऐसा व्यवहार देखा गया था। और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि जल्द ही कुछ ऐसे नियम बनेंगे। ये हालांकि ये बात उन्होंने सदन में नहीं कही, सदन शुरू होने से पहले ही कहा था कि कुछ सदन की कार्यवाही चलाने के लिए ऐसे नियम बनने जरूरी हैं जिससे कि अवरोध ना हो, और अगर अवरोध कोई करता है तो स्वतः उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो उस बात को उन्होंने जरूर दोहराया यहाँ पर, और ये कहा कि सदन के जो सांसद हैं उनको अपना व्यवहार इस तरह से रखना चाहिए कि सदन की गरिमा के अनुरूप हो। और उन्होंने इस बात के लिए चेतावनी भी दी सख्त लहजे में कि किसी तरह का प्ले कार्ड सदन के अंदर न दिखाया जाए। तो उसको लेकर एक जरूर हमको यहाँ पर देखने को मिला। और अब देखते हैं कि 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो यहाँ पर विवाद से विश्वास बिल लोकसभा में लगा हुआ है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बिल है, उस पर क्या चर्चा हो पाती है। बिल्कुल पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों को संबोधित किया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से अपील की है कि विकास मूल मंत्र होना चाहिए, और इसे प्राप्त करने के लिए शांति, एकता और सद्भाव आवश्यक शर्तें हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि सभी सांसदों को समाज में शांति, सौहार्द और एकता सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दलों के लिए राजनीतिक हित सर्वोच्च है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने एक आह्वान की सभी एमपी को, हम इधर है देश हित के लिए, कंट्री इज द सुप्रीम, देश हित सर्वोपरि है, और विकास हमारा मंत्र है।
विकास के लिए एक प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट कंडीशन है, वो है शांति, एकता और सद्भाव। ये शांति, एकता और सद्भाव रखते हुए विकास को आगे ले जाना है। आज भी कई दल देश हित और दल हित में दल हित सुप्रीम मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि देश हित सर्वोपरि मानना चाहिए। इसके लिए जैसे तब वंदे मातरम इशू बनाया गया था, आज के दिन में भारत माता की जय भी एक इशू बनाने का कोशिश चल रहा है। प्रधानमंत्री इसके लिए चिंता व्यक्त की। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि आगामी 7 तारीख को प्रधानमंत्री सभी 6,300 जन औषधि केंद्रों के कर्मचारियों और लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार साझा करेंगे। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सभी जो 6,300 अभी तक दुकानें खुले हुए हैं उनके साथ और उसके जो लाभार्थी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने एक इंटरेक्शन करेंगे। तो ये भी अनाउंस हुआ है आज। हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस सीट के लिए 6 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच 16 मार्च को होगी। 18 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट के लिए मतदान 26 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा। मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी। ये सीट बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। संसद की लोक लेखा समिति समेत 4 महत्वपूर्ण समितियों के लिए लोकसभा से 80 सदस्यों का चुनाव 30 और 31 मार्च को होगा। लोकसभा से 2020-21 के लिए प्राक्कलन समिति के 30, लोक लेखा समिति के 15 सदस्यों का चुनाव 30 मार्च को होगा। इसकी नामांकन की आखिरी तारीख 16 मार्च और नाम वापसी की 18 मार्च है। तो वहीं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के 15 और SC/ST कल्याण संबंधी समिति के 20 सदस्यों का चुनाव 31 मार्च को होना है। इसी नामांकन की आखिरी तारीख 17 मार्च और नाम वापसी 19 मार्च को होगी। 2 अहम सांविधिक निकायों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गवर्निंग बॉडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के लिए एक राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर राज्यसभा ने 5 फरवरी 2020 को प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसके तहत 2 पदों के लिए चुनाव 17 मार्च को 11 बजे से 2 बजे के बीच होंगे। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 5 मार्च और नाम वापसी 12 मार्च को 3 बजे तक हो सकेगी। देश के 8 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 19 और 20 मार्च को होगा। इसके चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्यसभा से हर एम्स से एक सदस्य का निर्वाचन होना है। इसके तहत नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 6 मार्च तय की गई है, जबकि नाम वापसी 13 मार्च को 3 बजे तक हो सकेगी। चुनाव में स्थिति में 19 मार्च को एम्स, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी और बिलासपुर के लिए मतदान 11 बजे से 2 बजे के बीच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो एक दिन के लिए महिलाओं को अपना सोशल मीडिया अकाउंट समर्पित करेंगे। इससे उन्हें लाखों में प्रेरणा प्रज्वलित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा है कि क्या आप ऐसी महिला हैं या आप ऐसी प्रेरक महिलाओं को जानते हैं। हैशटैग शी इंस्पायर्स अस का उपयोग करके ऐसी कहानियों को साझा करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिल्ली के हालात पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा। इस दौरान कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी पर भी चर्चा हुई। अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए
उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे और उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के धान किसानों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में कल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विचार विमर्श किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें राज्य में समग्र खरीदारी स्थिति के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को देरी से भुगतान, धान किसानों से समय पर खरीदारी न होने और एफसीआई खरीदारी मापदंडों को लागू नहीं करने के बारे में प्राप्त सूचनाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन परेशानियों से किसानों को धान की बिक्री में परेशानी हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की और उनसे राज्य सरकार को धन की मंजूरी के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। इसके अलावा तेलंगाना में भी एक मरीज के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली में जिस मरीज को कोरोना से पीड़ित पाया गया है वो इटली की यात्रा से आया था। मरीज का आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरा शख्स दुबई की यात्रा से लौटा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नए मामले सामने आने के बाद मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। दो और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये दो और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं, यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 12 देशों से आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कुल 21 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही है। साथ ही 12 बड़े और 65 छोटे सी पोर्टल पर जांच जारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीयों को सलाह दी है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो चीन, ईरान, कोरिया, सिंगापुर और इटली जाने से बचे। उन्होंने कहा कि ताजा हालात पर प्रधानमंत्री निगाह रखे हुए हैं। 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसमें शुरुआती दौर में आप जानते हैं कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही थी, जिसमें सब्सिक्वेंटली हमने वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली को ऐड किया है। उधर तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में कोई भी भारतीय नागरिक कोरोना से संक्रमित नहीं है। दूतावास ने एक ट्वीट में कोविड-19 बीमारी के संबंध में जारी प्रोटोकॉल का अनुपालन करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि वो ईरान में भारतीयों के संपर्क में हैं। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर लोगों से वन्य जीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के प्रयास का आह्वान किया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
जलवायु परिवर्तन के चलते ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम की अवधि ठंड के मुकाबले दोगुना हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक संस्थान ने मौसम विभाग के आंकड़ों के अध्ययन कर ये दावा किया है कि पिछले 20 सालों में गर्मी का मौसम बढ़ गया है और ये 20वीं के मध्य के मुकाबले करीब 1 महीने बढ़ा है। पिछले 4 सालों में गर्मी के मौसम की अवधि में तेजी दर्ज हुई है। गर्मी, सूखा और कई कारणों की वजह से इस साल जंगलों में लगी आग में 33 लोगों और 1 अरब वन्य जीवों की मौत हुई है। समाज के दिव्यांग और हाशिए पर पड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने एकम उत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया, तो वहीं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में आयोजित एकम उत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिव्यांगजनों ने होम डेकोरेशन, कपड़ा, स्टेशनरी, खिलौने, उपहार और प्राकृतिक वस्तुओं से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। उत्सव का उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मैं दिव्यांगों के लिए आप और मैं मिलकर एक स्पेशल योजना करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, रिसोर्सेज वेरी इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और इनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, हुनर है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए और वो सपोर्ट अगर हमने किया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े प्रमाण पर हमारे दिव्यांग आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 608 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे वो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे विभाग से जो दिव्यांग वित्त विकास निगम है, उससे हमने 82,000 से अधिक दिव्यांगों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के लिए 608 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। एकम उत्सव में देश के 18 राज्यों से आए दिव्यांगजनों ने अपने हुनर और कौशल से बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया। मैं ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ जो कि वेस्ट मटेरियल से यूज़ किया है, प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके, जिससे किसी को हार्म भी नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा और हम सेम टाइम उसको एक अच्छा होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। कार्यक्रम में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत करते हुए दिव्यांग महिलाओं और कलाकारों की हौसला अफजाई की। ये उत्सव 9 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आपने यहाँ पर इन दिव्यांगजनों के जरिए तैयार किए गए वस्तुओं को देखा कि किस तरह से इन्होंने अपने कौशल को निखारते हुए इन वस्तुओं को तैयार किया। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में बंगाल ने कर्नाटक को 174 रनों से हराकर 13 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। बंगाल से मिले 352 रनों के लक्ष्य के सामने कर्नाटक की दूसरी पारी 177 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले साल 2007 में खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल की टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है। ये भारतीय टीम की 2003 में FIH विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है। FIH हॉकी प्रो लीग के पहले 3 दौर में शानदार फॉर्म से भारत 5वें से चौथे स्थान पर पहुंचने में सफल रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।